बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटरेरी थीरीज में हम आज इंडियन क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि साइको एनालिटिक जो लिटरेरी थीरी है उसमें हमने पार्ट 2 के तौर पर डिस्कस करना था। इसके साथ साथ हम साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के एडिशनल फैक्ट में आर्कीटाइप्स, शैडो, एनिमा, एनिमस, स्पिरिट और कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से कार्ल जंग की ये थ्योरी है, ये नजरियात लिटरेचर में हम किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करके किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कार्ल जंग जो है सिगमंड फ्राइड के एक शागिर्द भी थे और इनके साथ क्लोज ताल्लुक भी था, लेकिन बहुत सारी बातों पर वो आपस में उनका डिसएग्रीमेंट था, इत्तेफाक नहीं हो सका। 5 साल की दोस्ती के बाद जो एक रिलेशन रहा, उसके बाद जो इनका इख्तलाफ हुआ, उसमें बुनियादी वजह एक ये भी थी कि कार्ल जंग इस बात से इख्तलाफ करते थे कि सिगमंड फ्राइड जो है वो उन्होंने अपनी थीरी का महवर सेक्सुअली ड्रिवन जो डिजायर्स हैं उनको रखा, जो कि बहुत ही ज्यादा रिसर्च को नैरो कर देता है। सेकेंडली, जो दूसरा हमें एक डिफरेंस पड़ा नजर आता है, हमें एक कंटेंशन एक नजर आती है उसकी, ये कि पर्टिकुलरली एक उसको अनकॉन्शियस के साथ फिक्स कर देना, ये भी कार्ल जंग के साथ हमें इख्तलाफात नजर आते हैं सिगमंड फ्राइड के साथ। अब हम इनके बारे में मजीद आगे पढ़ते हैं। कार्ल जंग जो है वो एक्सप्लोर करते हैं लिटरेचर को के अंदर पाए जाने वाली वो रिकरेंट थीम्स, वो आइडियाज, वो आर्किटाइप्स जो कि पहले से मौजूद हैं, और वो इन तमाम शेयर्ड बिलीफ को जो पहले से इंसानों के अंदर मौजूद है, नजरियात, ख्यालात और किसी भी किरदार के बारे में कोई सोच, चाहे वो अच्छा बुरा हीरो है, कोई मॉन्स्टर है, कोई किस तरह से भी है, उसको उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का नाम दिया। कलेक्टिव अनकॉन्शियस वो जो शेयर्ड बिलीफ है, उनको आप जो है वो कहेंगे कि किस तरीके से वो पूरे जो है ना ह्यूमन रेस पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट जो है ना वो रखते हैं। इसके साथ ही जो यूनियन क्रिटिसिज्म है वो फ्रीडन की जो सिगमंड फ्राइड की जो थीरी है उसके साथ भी क्लोज कनेक्शन है, और साथ साथ हमें यहाँ पे इस कार्ल जंग की जो थीरी है उसका असर हमें मिथ मॉडल्स या आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म पे भी उसका हमें नजर आता है। इसके साथ साथ सिगमंड फ्राइड का फोकस इंडिविजुअल अनकॉन्शियस पे था, जबकि कार्ल जंग का फोकस जो है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे नजर आता है। वो कहते हैं कि तमाम ये जो रिकरेंट आइडियाज हैं, थीम्स हैं, जो मूवीज में, स्टोरीज में, नॉवेल्स में हम जो देखते हैं, ये रिकरेंट है और ये वो शेयर्ड बिलीफ है जो कि तमाम लोगों के जो है वो शेडो में या अनकॉन्शियस में सेव है, जिनको उन्होंने जो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस का नाम दिया। इस कॉम्युनिटीज पे नाम देते हुए उन्होंने एक आर्कीटाइपल मिथ, जिसको साइकोलॉजी में सिजगी का नाम दिया, वो उन्होंने बनाई, जो कि आप उसको आर्कीटाइप भी कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने एनिमा, एनिमस, स्पिरिट, शैडो इनका नाम दिया। अब यहाँ पर आपको आपके सामने ईगो, पर्सोना भी नजर आ रहा होगा, शैडो, एनिमा, एनिमस भी नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम किसी किरदार के ऊपर हमने डिस्कस करना है, एप्लीकेशन लगानी है कार्ल जंग की थ्योरी की, तो हम इस मॉडल को अप्लाई करते हुए इस थ्योरी को, इस मॉडल को, ये जो आपके सामने आ रहा है कार्ल जंग का जो मॉडल है कैरेक्टर का, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हुए देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी किरदार हो। अगर हम लियोपोल्ड ब्लूम, जो यूलिसिस जेम्स जॉयस ने नॉवल लिखा, उसमें किरदार के ऊपर हम ये मॉडल लगाएं, तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरह उसका सेल्फ, उसके शेडो और उसके आउटवर्ड पर्सोना के साथ मुख्तलिफ है। याद रहे कार्ल जंग ये कहते हैं कि इंसान का असल वजूद उस वक्त पर बनता है जिसको वो इंडिविजुअल या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस आप कह लें या इंडिविजुएशन प्रोसेस कह लें, वो उस वक्त बनता है जब वो अपने इस पर्सोना को, अपने सेल्फ के साथ और अपने शेडो को, इन तीनों को कलेक्टिवली इकट्ठा कर ले, एक्सेप्ट कर ले अपनी तमाम चीजों को, और बजाय कर इन चीजों से मत डरे कि लोग क्या कहेंगे। अमूमन ये जो लोग सोचते हैं कि व्हाट विल पीपल थिंक, ये उस तरह के लोग होते हैं जो अपने इन शेडोज को, अपनी अनकॉन्शियस की जो डिजायर्स हैं या अपना जो थॉट्स हैं, अपनी विकेडनेस है, अपनी कॉर्डनेस है, उसको छुपाए फिरते हैं। अगर हम लियोपोल्ड ब्लूम के ऊपर ये मॉडल लगाएं, तो हम उसके आउटवर्ड पर्सोना, उसके ईगो, उसके सेल्फ को जान सकेंगे, हम उसके शेडो को जान सकेंगे कि वो बीच में क्या सोचता है, उसके थॉट्स क्या है, वो अंदर तौर पर कैसा है, वो उसका अंदर से वो कैसा है, वो कॉवर्ड है, वो डरपोक है, वो जो है वो
अपनी वाइफ की जो है प्रोमिस्कुअस एक्टिविटी मॉली ब्लूम की उसके ऊपर खामोश रहता है, तो वो किस तरह का इंसान है। वो एनिमस या एनिमा का फीचर उसके अंदर है या नहीं है। एनिमा और एनिमस के फीचर के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। एनिमा दर हकीकत किसी भी मेल कैरेक्टर या मेल के अंदर पाए जाने वाली खवातीन की खसूसियात हैं, टेंडरनेस है, मोहब्बत करना है, ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग्स है। और इसी तरह एनिमस किसी खातून के अंदर पाई जाने वाली मैस्कुलिन फीलिंग्स है, मैस्कुलिन क्वालिटीज हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि उसके अंदर पाई जाने वाली वो करेज, ब्रेवरी, ऑनर, ये तमाम वो फीलिंग्स है। कार्ल यूंग का ये मानना है ये तमाम चीजें पहले से मौजूद हैं। इनके साथ प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब एनिमा और एनिमस के साथ प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब रियलिटी में, सोसाइटी में, जब इनके इन्हीं वर्च्यूज को रिजेक्ट किया जाता है, तो वो जो ब्रेवरी है, जो कि खातून में एक वर्च्यू मौजूद था, एक एनिमा मौजूद था, मैस्कुलिन क्वालिटी मौजूद थी, वो ब्रेवरी कॉर्डनेस में तब्दील हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी मेल के अंदर एनिमस मौजूद था, ठीक है, एक फीमेल क्वालिटी एक मौजूद थी, मोहब्बत की, टेंडरनेस की, लेकिन वो फिर तब्दील हो जाएगी किसमें, वो एक एग्रेसिवनेस में तब्दील हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शेयर्ड बिलीफ में, हमारे अनकॉन्शियस में तो ये तमाम बातें मौजूद हैं, लेकिन ये ग्रेजुअली जो है वो बदलती जाती हैं। तो हमारा जो सेल्फ या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या इंडिविजुएशन प्रोसेस उस वक्त मुकम्मल होता है जब हम सारे इस प्रोसेस में मुकम्मल हो जाते हैं। अगर हम इसी नजरिए को हम होमर की ओडिसी के ऊपर लगाएं जर्नी पे, तो भी हम इसके ऊपर नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि होमर का जो कैरेक्टर जो इसने ओडिसी में, ओडिसस एक मशहूर किरदार है, जो 20 साल की जर्नी के बाद, सफर मुकम्मल करने के बाद घर पहुंचता है अपनी मिसेस पेनेलोप के पास, तो वो एक उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस या इंडिविजुएशन प्रोसेस है, जिसमें वो अपने फ्लाज को भी देख पाता है, अपनी तमाम चीजों को भी मिल पाता है, और आखिरकार एक नतीजे पर पहुंच जाता है। ये एक पॉजिटिव साइन है किसी तरीके से। लेकिन इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ जाता है, कोई अच्छा किरदार बुरे किरदार में भी ढल सकता है। कार्ल यूंग जो है, अब 4 तरह के मैंने आपको बताया कि आर्कीटाइप्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, उनको 12 में भी उन्होंने एक जगह पे डिवाइड किया, जिसमें हीरो, सेज, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वगैरह सामने आते हैं। ये जो रिकरेंट थीम्स हैं, ये हमें यूनियन के आर्कीटाइप समझने में और लिटरेचर में इनका जो इस्तेमाल है वो समझने में मदद देते हैं। जब हम लिटरेरी एनालिसिस करते हैं, तो एक जो क्रिटिक है वो ये देखेगा कि किस तरह से ये जो आर्कीटाइप्स हैं जो हैं वो रिपीट होके आ रहे हैं। अब मैंने आर्कीटाइप्स के बारे में आपको मजीद जो है वो एक बात बतानी है कि आर्कीटाइप दर हकीकत एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल आप कह सकते हैं किसी भी चीज का। एक हीरो के तौर पर भी आप समझ सकते हैं, एक ऐसा पैटर्न जो कि पास के एक्सपीरियंस से लिया गया हो, जैसा कि हीरो, या फिर एक ऐसा बंदा जो विलन के तौर पर बार बार आ रहा हो, रिपीट हो रहा हो। तो जैसा कि आप सिंड्रेला को भी कह सकते हो, ये एक आर्कीटाइप है खातून के लिए, एक खवातीन के कल्चर में। तो इस तरीके से आप इन आर्कीटाइप को देख सकते हैं। तो यंगियन क्रिटिसिज्म इस बात पे फोकस करते हुए इन सिंबल्स को, इन चीजों को बार बार की रिपीटिशन को अंडरस्टैंड करने में जो है वो देखती है। इस क्रिटिसिज्म में ये देखा जाता है कि किस तरह से इस सिंबल्स के साथ साथ मिथोलॉजिकल फिगर या कैरेक्टर भी साथ आ रहे हैं। मिथ से मुतालिक तो आप जानते ही होंगे, मिथ से मुतालिक वो फॉकलोर, वो स्टोरीज जो ग्रीक लिटरेचर या किसी भी रिलीजन के साथ अटैच हैं। आर्किटाइप्स वो रिपीटेड पैटर्न्स हैं, डेथ, रिबर्थ, आइडियाज जो कि हमारे कलेक्टिवली आइडियाज हमारे माइंड में सेव है। याद रहे कि जो फर्स्ट सिस्टमेटिक जो एप्लीकेशन है कार्ल यूंग की आइडियाज की, वो माउथ बॉटकिन, एक खातून जो लिखारी है, उन्होंने आर्किटाइपल पैटर्न इन पोइट्री में जो है वो इन्होंने इसका इस्तेमाल किया और उसमें शो किया किस तरीके से ये आइडियाज जो है वो मौजूद हैं। अगर हम फ्रेड की तरह इनकी जो इस साइको एनालिटिक जो थ्योरी है लिटरेचर पे अप्लाई करें, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये वर्क है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो मौजूद रहता है और अपने अंदर उस कलेक्टिव अनकॉन्शियस को समोया हो। कलेक्टिव अनकॉन्शियस से मुराद फिर उस बात को आप समझिएगा कि किस तरह से वो शेयर्ड बिलीफ है जो बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। जिनका ये मानना था कि जो लिटरेचर है वो बेसिकली उन्हीं कलेक्टिव अनकॉन्शियस की जो थीम है उसको ही रिपीट करते हुए बार बार वो सामने आ रहा है। टेक्स्ट जो है वो क्लासिक हो जाते हैं यूनिवर्सल अपील के, क्योंकि उसके अंदर वो तमाम बातें मौजूद होती हैं जिनको तमाम इंसान किसी न किसी जगह पर मानते हैं। मसलन डेथ
या रिबर्थ के बारे में, या किसी भी मदरली फिगर या हीरो या किसी भी विलियनस कैरेक्टर के बारे में हम तमाम लोग आगाह हैं। इन तमाम चीजों की रेपिटेशन या रूलर, सेज, इनोसेंट, एक्सप्लोरर, रेबल, ये तमाम आर्कीटाइप जब रिपीट होकर आते हैं तो हमें समझने की मदद मिलती है। उसके साथ साथ हम जो कार्ल यंग का जो मॉडल है जिसमें सेल्फ, शैडो, एनिमा और एनिमस को अप्लाई करें तो हम मजीद किसी किरदार की गहराई में उतर कर उसके मोटिव्स को जान सकते हैं। अब अगर टिपिकल क्वेश्चंस के बारे में देखें कि जो क्रिटिक है वो जो इस फिलॉसफी को, इस लिटरेरी थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए किसी भी नॉवल के अंदर मौजूद किरदारों के ऊपर तहकीक करना चाह रहा है तो वो किस तरह के सवालात अपने जहन में लेकर आएगा या किस तरह के सवालात जो है वो सोचेगा। तो जाहिरी तौर पर वो ये सोचेगा कि क्या कनेक्शन जो मिल रहे हैं टेक्स्ट के अंदर और आर्कीटाइप्स, अगर जो टेक्स्ट है दर हकीकत क्या वो किसी आर्किटेपल करेक्टर का शो है कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप लियोपोल्ड ब्लूम जो है उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्टडी और मेक अ कनेक्शन विद द आर्किटाइप ऑफ ओडिसस। और फिर आप उसके अंदर मास्क, शैडो, एनिमा, एनिमस, वो तमाम वो जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट इंस्टिंक्ट्स हैं जो आर्किटाइप्स बताए हैं हमें कार्ल यूंग ने, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको अप्लाई करते हुए समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो टेक्स्ट हैं वो उन आर्किटाइपल फिगर्स को मिरर करते हैं, किस तरह से वो शो करते हैं कोई फिगर, कोई शो, कोई मशहूर किरदार किसी चीज के मुतालिक इशारा दे रहे हैं। इसी तरह टेक्स्ट जो है वो नरेटिव पैटर्न में क्या शो कर रहा है, किसी चीज की तलाश, चाहे वो हॉली ग्रेल की क्यों ना हो, या आप समझ सकते हैं कि आर्थरियन जो लेजेंड है वो भी उसके ऊपर भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिंबॉलिक जो इमेजरी है वो किस तरीके से सिंबॉलिक मीनिंग जो है वो दे रही है और किस तरह से वो जो सिंबॉलिक रेफरेंस जो है वो एल्यूड कर रही है। आप W.B. येट्स की द जायर है उसको भी आप इंटरप्रेट करने के लिए समझ सकते हैं कि किस तरह से वो किस मीनिंगफुल अंदाज में किसी और चीज की तरफ इशारा कर रही है। जो प्रोटैगनिस्ट है वो क्या मिथोलॉजिकल हीरो या करेक्टरिस्टिक की तरफ इशारा कर रहा है, या हीरो किसी ऐसे सफर पर चल रहा है जो कि स्पिरिचुअल या फिजिकल जर्नी के तो की तरफ इशारा कर रहा हो, जैसा कि आप जो है वो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की तरफ इशारा भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो किस तरीके से बहुत सारे आर्किटाइप्स या वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस जैसे शेयर्ड बिलीफ, जैसे रिलीजन, जैसे वैल्यूज जो कि शेयर की जाती हैं उनके ऊपर जो है वो फोकस करते हुए उसने जर्नी को अंडरटेक किया। ये तमाम बातें हैं जिनको आप मद्देनजर करके सोच सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। डेफिनेटली बेसिक आइडियाज के लिए तो इतनी वीडियो काफी है, लेकिन इफ यू आर गोइंग टू अंडरटेक any kind of research you'll have to study a lot, and I have mentioned a reference in order to if you want to enhance your further study, Jungian literary criticism by Susan Roland, Routledge classic की book है। If you want to enhance your knowledge you can study well, or if I have to conclude this all of lecture, I would say that Jungian criticism basically focus on a work of literature that it is not the disguised एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रेस्ड विशेस। यही वो जगह थी जहां पर हमें फर्क नजर आता है, किसका? हमें फर्क नजर आता है सिगमंड फ्राइड का और कार्ल यंग का, कि भाई ये वो जगह थी जिसमें आके हमें एक डिफरेंस एक ये भी नजर आता है कि सप्रेस्ड विश नहीं है बल्कि ये मैनिफेस्टेशन है, ये आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है, और उन डिजायर की दैट वर वंस हेल्ड बाय द होल ह्यूमन रेस बिकॉज ऑफ दिस कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। और अब चूंकि ये रिप्रेस्ड है, चूंकि सिविलाइजेशन एडवांस हो चुकी है और जो है वो तमाम चीजें जो है वो इनहेंस हो चुकी हैं, तो इस तरीके से हम इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम इस थ्योरी को लिटरेचर पे लगाएंगे तो वी विल बी ट्राइंग टू डिस्कवर द इमेजेस, आर्किटाइप्स, collective unconscious shared beliefs in the work of literature that are of permanent एंड यूनिवर्सल वैल्यू और सिग्निफिकेंस। और साथ साथ हम कार्ल युंग का वो मॉडल भी लगाएंगे और भी इसकी जो एप्लीकेशन थी उसको लगाकर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे आज की वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है।